हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्लांट का रिप्रोडक्शन। और उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है और गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो मेल में कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है, और उसके बाद फिर एम्ब्रियोजेनेसिस देखी थी। फिर आपने क्या देखा था? एक न्यू प्लांट बॉडी बन गई थी। तो बेटा जो रिप्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है, चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको एक तरफ पढ़ना था प्लांट रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना था? प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना था। और उसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो था वो था एनिमल का रिप्रोडक्शन। अब एनिमल प्लांट का रिप्रोडक्शन तो आप लोगों ने ख़त्म कर लिया था। प्लांट का रिप्रोडक्शन आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाता है तो वो 3 इवेंट्स में ख़त्म होता है। एक इवेंट होता था फर्टिलाइजेशन, उसके पहले वाले इवेंट को आप लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहते थे, उसके बाद वाले इवेंट को आप लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते थे। इस तरीके से आप लोगों ने प्लांट के रिप्रोडक्शन में सारी चीज़ें देख ली थी। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनिमल का रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना शुरू करेंगे? एनिमल का रिप्रोडक्शन। ठीक बेटा, तो अगर बात करते हैं एनिमल की, अगर आप एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल की केसेस में जनरली आपकी क्लास में जो रिप्रोडक्शन दिया गया है वो दिया गया है ह्यूमन का। किसका दिया गया है? ह्यूमन का रिप्रोडक्शन दिया गया है। अब बात ह्यूमन की रिप्रोडक्शन की अगर करते हैं तो रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको देखना पड़ता है कि ह्यूमन के पास जो ऑर्गेन्स होते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं। ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होता है अगर आप बात करना चाहें तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में शायद बताया था कि प्लांट जो होते हैं, हो सकता है एक ही प्लांट हो जिसपे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो, या हमने बताया था हो सकता है कुछ प्लांट ऐसे भी हो सकते हैं जिसपे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे प्लांट पर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे प्लांट पर हो। तो ऐसी कंडीशन को आप लोगों ने कहा था, ऐसी कंडीशन को आप लोगों ने क्या कहा था? मोनोइसियस कहा था, मोनोइसियस प्लांट कहा था। और ऐसी कंडीशन को क्या कहा था? डाइसियस प्लांट कहा था। बेटा जानते हैं आप लोग, एक ट्रिक आपको बताता हूं। ट्रिक का मतलब क्या होता है ये याद करिए, HMB। HMB का मतलब हो सकता है, H फॉर होता है हार्माफ्रोडाइट। H फॉर क्या होता है? हार्माफ्रोडाइट। M फॉर होता है मोनोइसियस। B फॉर होता है बाइसेक्सुअल। इट मीन्स ये HMB टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, अब वो चाहे हार्माफ्रोडाइट आप बोल दो, चाहे मोनोइसियस बोल दो, चाहे बाइसेक्सुअल बोल दो, ये जो एनिमल्स होंगे ये हमेशा, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, ये हमेशा किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? इस वाली कैटेगरी में रखे जाएंगे जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होता है। तो बेटा आपको पता है कि अगर HMB टाइप की अगर हम बात करते हैं, हार्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल, तो ऐसी कंडीशन आपको ह्यूमन में देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के केस में मेल कोई अलग ऑर्गेनिज्म होता है, फीमेल जो होती है वो अलग ऑर्गेनिज्म होती है। इट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेपरेटेड, are present on different organism. Male and female reproductive organs are present on different organism. तो ऐसी कंडीशन को जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे एनिमल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बेटा इसको थोड़ा सा रुकिए, इसको आपको बताते हैं। जो हार्माफ्रोडाइट टर्म होता है, ये हार्माफ्रोडाइट टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। मोनोइसियस टर्म जो होता है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है। बाइसेक्सुअल टर्म जो होता है वो हायर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। समझ में आई बात बेटा? हार्माफ्रोडाइट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोनोइसियस यानी कि प्लांट, बाइसेक्सुअल यानी कि एनिमल्स।
बेटा अगर बात कर सेम तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब क्या होता है, यही होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट हो, बस क्या होता है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो बेटा अगर हम एनिमल की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एनिमल में अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। बेटा आप अगर प्लांट में जाएंगे तो अगर एक साथ प्रेजेंट होता है तो उसको आप लोग मोनोइसियस कह देते हैं। एनिमल्स में जाएंगे तो अगर प्लांट में ही जाएंगे और सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होगा तो उसको आप लोग क्या कह देंगे, डायसियस प्लांट कह देंगे। तो बेटा आज हम लोग को एनिमल्स का रिप्रोडक्शन देखना था। एनिमल्स का रिप्रोडक्शन देखने में आपको किसका रिप्रोडक्शन जानना था, आपको ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानना था। चलिए बेटा अगर बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो अगर ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो आपको पता है, हम चले एक एक का देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद बेटा इसमें और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ बहुत सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, जो पूरे के पूरे सभी साथ में मिलाकर के क्या बनाते हैं, एक पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स छोटे छोटे डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, कोई एक सिस्टम बनाते हैं और एक फंक्शन करते हैं तो उसे पूरा का पूरा क्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, ये भी कोई ऑर्गन है। तो अगर सारे ऑर्गन एक साथ काम करने लगे तो क्या बन जाता है, एक सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और उसके बाद एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखना चाहें तो उसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है और उस टेस्टिस के साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गन भी जुड़े होते हैं, जैसे वासा डिफरेंशिया। क्या होता है, वासा डिफरेंशिया होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं रीटीटेस्टिस होता है, वासा इफ्रेंशिया होता है, यूरेथ्रा होता है, आप लोग कह सकते हैं पेनिस होता है। अगर बेटा देखें तो इनके साथ ना ग्लैंड्स भी जुड़ी होती हैं, जिन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ना 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है सेमाइनल वेसाइकल, एक क्या होती है, सेमिनल वेसाइकल होती है। दूसरी होती है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, दूसरी कौन सी होती है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होती है। तीसरी ग्लैंड जो होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। इसी का एक नाम और भी होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बेटा तो ये डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरे के पूरे फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये सभी के सभी ऑर्गन्स आपस में जुड़ करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे आप लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर और अच्छे से कहना चाहें तो आप कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप नाम जान गए हैं, स्ट्रक्चर की बात अब करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
बेटा जैसे ही आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं। बेटा चलिए ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत टफ नहीं है, लेकिन उसको बनाना सबसे ज़्यादा सिंपल करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये जो स्ट्रक्चर होता है कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर बनाने को आ जाता है, या कभी कभी बना बनाया स्ट्रक्चर ही आ जाता है बेटा, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये स्ट्रक्चर है इसमें कौन सा पार्ट क्या है। बेटा ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है? यूबी, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में बेटा इस तरीके से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है किडनी से निकल के दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो आकर के इस तरीके से ओपन होती है। कहाँ से? किडनी से निकल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आकर के ओपन होती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। अभी बहुत छोटा दिख रहा होगा, चलिए मैं बड़ा करता हूँ। क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। बेटा बस अगर आपकी बात करें तो आगे अगर बात करते हैं तो इस तरीके से दो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर टेस्टिस जो होती है वो सिचुएटेड होती है। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है स्क्रोटम। क्या कहा जाता है? स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर स्किन पाउच होती है। इस स्किन पाउच में हमारी टेस्टिस जो होती है वो क्या होती है? प्लेस्ड होती है। अब इसके डॉर्सल साइड में बेटा इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है क्वाइल्ड करती हुई आगे की तरफ मूव करती है। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्वाइल्ड करते हुए आगे की तरफ मूव करती है। बेटा स्टार्टिंग में तो ये थिन होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है? इसकी थिकनेस बढ़ने लगती है। इसकी थिकनेस क्या होती है? बढ़ने लगती है। और एक वन राउंड क्वाइल्ड करती है। किससे? वन राउंड क्वाइल्ड करती है आपके यूरेटर से। यूरेटर से एक राउंड क्वाइल करने के बाद ये स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये फिर क्या होता है? नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और उसके बाद आकर के हमारी यूरेथ्रा से अटैच हो जाती है। उसके बाद आकर के कहाँ अटैच हो जाती है? यूरेथ्रा से अटैच होते हैं। सेम स्ट्रक्चर बेटा, अगर सेम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे दूसरे वाले स्क्रोटम से भी इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिन होता है, और वो आकर के कहाँ मिल जाता है? वो आकर के क्वाइल्ड करता है। किस चीज़ से? वो क्वाइल्ड करता है यूरेटर से। यूरेटर से एक बार क्वाइलिंग करेगा, और क्वाइलिंग करने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद आकर के यूरेथ्रा से अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद आकर के यूरेथ्रा से इस तरीके से अटैच्ड हो जाता है, और जिस जगह पर वो यूरेथ्रा से अटैच्ड होता है वहाँ पर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें कितनी ग्लैंड्स होती हैं? 3 ग्लैंड्स होती है। यहाँ आकर के ये अटैच्ड होता है और एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, एक ग्लैंड के स्ट्रक्चर से अटैच हो जाता है। और बेटा थोड़ी और आगे आने के बाद एक ग्लैंड जो होती है बेटा वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक ग्लैंड जो होती है वो एक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा पर प्रेजेंट होती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल रहे थे। तो इस तरीके से एक हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। बेटा अब इस स्ट्रक्चर में आपको मैंने जितने नाम बताए थे वो सारे के सारे नाम को क्या करना है? इंडिकेट करना है या नेमिंग करनी है। बेटा ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर जिसे आप लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस से बेटा जो टेस्टिस को क्वाइल्ड करने वाला ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रीटी टेस्टिस। इसे क्या कहा जाता है? रीटी टेस्टिस कहा जाता है। रीटी टेस्टिस आगे जा करके क्या एक स्ट्रक्चर बनाती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया ही आगे जाकर के ब्रॉड हो जाती है, जो स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे आप लोग कहते हैं वासा
डिफरेंशिया। क्या कहते हैं? वासा डिफरेंशिया नाम दिया जाता है। वासा डिफरेंशिया आगे जाती है, यूरेटर से कॉइल करती है। इस स्ट्रक्चर को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, जिसे यूरेटर से एक कॉइलिंग बनाती है और आगे आकर के बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे जो एक पहली ग्लैंड होती है। बेटा देखिएगा 3 ग्लैंड है, ये एक पहली ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या था? सेमाइनल वेसाइकल। आप कह सकते हैं सेमिनल वेसाइकल होती है। सेमिनल वेसाइकल आगे जाती है, यूरेथ्रा पे अटैच्ड होती है एक ग्लैंड से, यूरेथ्रा पर एक ग्लैंड से अटैच होती है, जिसे आप लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये रीजन जो होता है, इसे आप लोग कह सकते हैं, अभी छोड़िए इसको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड जो बनती है, इस ग्लैंड का नाम क्या होता है? ये 3rd ग्लैंड होती है, जिसे आप लोग कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, या इसी को कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को क्या कहा जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। 3 ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाती है और उसके बाद स्ट्रक्चर, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, इसे आप लोग यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा आकर के एक ओपनिंग से ओपन होती है, एक ओपनिंग से ओपन होती है, जिसे आप लोग पेनिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेनिस के नाम से जानते हैं। बेटा पेनिस के स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो आगे एक टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे ग्लांस पेनिस कहा जाता है। उस ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन की कवरिंग होती है, उस स्किन को क्या कहा जाता है? फोर स्किन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर स्किन कहा जाता है। तो इतना सा स्ट्रक्चर हमारा होता है रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग को अलग सभी ऑर्गन्स के धीरे धीरे क्या जानने हैं? फंक्शंस जानने हैं। सभी ऑर्गन्स के धीरे धीरे फंक्शन जाने हैं, और जब आप सारे ऑर्गन के फंक्शन जान जाएंगे तो आपके दिमाग में एक बात याद आ रही होगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, उन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होता है। अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है बेटा, उनके फंक्शन को जाना जाए। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो गैमीट्स बनता है, मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है गैमीट्स बनाना, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो गैमीट बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो गैमीट बनाएगा, मेल वाला मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल वाला फीमेल गैमीट बनाएगा। और गैमीट्स के ही फ्यूजन से ही तो बेटा जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद नए बेबी का फॉर्मेशन होता है। आपने यही तो देखा था प्लांट में गैमीट बने थे। मेल गैमीट कहाँ बना था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथर में। फीमेल गैमीट कहाँ बना था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी कि ओवरी के अंदर। और फिर उनका क्या हुआ था? फ्यूजन हुआ था। तो सेम बात यहाँ पे भी बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन उद्देश्य यही होता है, गैमीट्स बनाओ, फ्यूज कराओ और नए बेबी का फॉर्मेशन करो। तो हम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनाना क्या है? हमें गैमीट्स बनाना है। और उस गैमीट्स को बनाने के लिए वो गैमीट्स बनता कहाँ है, इसी चीज को जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बेटा अब मैंने अभी थोड़ी समय पहले बताया कि इसका जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो होता है बेटा, टेस्टिस जो होता है वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड होता है। अब आप बेटा सोच रहे होंगे कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है। सिंपल सी बात बेटा, एब्डोमिनल कैविटी नहीं समझ में आ रही हो तो आप ये सोचिए कि आपकी ये बॉडी है ना बॉडी, और बॉडी को अगर हम लोग काट देते हैं, टीएस कट कर देते हैं बॉडी की, तो अंदर क्या देखते हैं? बॉडी के अंदर इस तरीके से खोखली जगह होती है। अगर बॉडी का टीएस कट करते हैं तो बॉडी के अंदर इस तरीके से खोखली जगह होती है। इस खोखली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। खोखली जगह को क्या कहा जाता है? कैविटी कहा जाता है। अगर वो एब्डोमिनल रीजन में है तो उसे एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे, वो थोरैकिक रीजन में है तो उसे हम लोग थोरैकिक कैविटी कहेंगे। इट मींस आप समझ सकते हैं कैविटी हमारे बॉडी के अंदर है, खोखली जगह हमारे बॉडी के अंदर है, और वो जिस रीजन की जगह होगी वही वहां की कैविटी होगी। एब्डोमिनल रीजन में होगी तो एब्डोमिनल कैविटी, थोरैकिक रीजन में होगी तो थोरैकिक कैविटी। तो बेटा जो हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस जो होती है वो हमारे बॉडी कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है। कहाँ सिचुएटेड होती है?
बाहर, बॉडी कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है और एक स्किन के पाउच में, एक स्किन पाउच में क्या होती है, रखी गई रहती है। यानी कि आउटसाइड बॉडी कैविटी प्लेस्ड इन स्किन पाउच, और उस स्किन पाउच का नाम क्या था, स्क्रोटम था। यानी कि हमारी जो टेस्टिस होती है वो कहाँ रखी होती है, स्क्रोटम के अंदर रखी हुई होती है। ये मान लेते हैं कि टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है, स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होती है। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने आखिर टेस्टिस को आउटसाइड बॉडी क्यों रखा, अंदर रख देते तो हमको झंझट ही ना होती। बॉडी के अंदर रख देते तो शायद हमको ये होता कि चलो टेस्टिस है, बॉडी के अंदर है, कोई बात नहीं। जिस तरीके से किडनी है, लीवर है, लंग्स है, वैसे हमारी टेस्टिस भी बॉडी के अंदर होती। नहीं बेटा, उसको बॉडी के अंदर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि पता है टेस्टिस का काम क्या है। टेस्टिस का काम होता है गैमीटोजेनेसिस कराना। क्या करना, गैमीटोजेनेसिस करना। इट मींस गैमीट का फॉर्मेशन करना। टेस्टिस का काम क्या था, गैमीट का फॉर्मेशन करना। और बेटा पता है हमारे हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हमारा जो गैमीट होता है, यानी कि मेल गैमीट, ह्यूमन का जो मेल गैमीट होता है वो फॉर्म्ड नहीं हो सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये आप जान सकते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर क्या नहीं सर्वाइव कर सकता है, गैमीट। गैमीट क्या होता है ह्यूमन का, स्पर्म। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं स्पर्म जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर क्या नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। या फिर आप कह सकते हैं गैमीटोजेनेसिस नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो सकती थी। तो भगवान ने क्या किया कि टेस्टिस को लिया और उसको क्या किया, बॉडी के बाहर लटका दिया। बॉडी के बाहर इसलिए लटका दिया जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम रहे। टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या रहे, कम रहे। तो टेस्टिस को आउटसाइड बॉडी सिचुएट किया गया, क्योंकि रिड्यूस करना था, टू रिड्यूसिंग टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। बेटा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने के लिए टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होती है, स्क्रोटम में। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का फंक्शन होता है रिड्यूसिंग द टेस्टिस टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए, कम करना जो होता है वो इसका फंक्शन होता है, स्क्रोटम का फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई बेटा। इसलिए वो क्या होता है, या स्किन पाउच स्क्रोटम में आउटसाइड द बॉडी सिचुएटेड, यानी कि रखा जाता है। बेटा बात स्क्रोटम की अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा जो रिप्रोडक्टिव और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस की। बेटा टेस्टिस की अगर आप बात करते हैं, टेस्टिस क्या होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ की होती है। कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। और 3 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है, अगर आप बात करें तो इसकी बात करते हैं तो ये रीजन जो होता है ये 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। ये रीजन जो होता है, ये रीजन जो होता है ये क्या होता है, ये 3 से 5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो 1 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस की होती है। आई बात समझ में। 5 से 7 सेंटीमीटर की क्या होती है, टेस्टिस होती है। 3 से 5 उसकी क्या होती है, विड्थ होती है। और 1 से 3 उसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। ठीक बेटा, अब इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो अब आगे बढ़ते हैं। और जब आगे आप लोग बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के ऊपर 2 लेयर की कवरिंग होती है। टेस्टिस के ऊपर कितनी कवरिंग होती है, 2 लेयर की कवरिंग होती है। टेस्टिस 2 लेयर से कवर्ड होती है। और अगर आप टेस्टिस का एलएस कट करें, बेटा एलएस और टीएस 2 टर्म होते हैं। एलएस का मतलब होता है जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे लंबा लंबा काट दिया जाए, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर दिया जाए, लंबाई से उसको कट किया जाए तो उसको एलएस कहा जाता है। इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। और टीएस का मतलब होता है मुझे कहीं से काटा जाए, यानी कि ट्रांसवर्सली काटा जाए, तो टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस का क्या करते हैं, एलएस कट करते हैं। जब टेस्टिस का एलएस कट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर इस तरीके से लगभग 200 से लेकर के 250 तक इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से टेस्टिस के अंदर 200 से 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है।
टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ये लोब्यूल्स कितने होते हैं? लगभग 200 से लेकर के 250 के नंबर में प्रेजेंट होते हैं। बेटा अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। किसी किसी लोब्यूल में एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किसी में 2 हो सकता है और किसी में 3 हो सकता है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसका नाम क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से लेकर के 3 तक पर टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। पर टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी कि 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल और हर लोब्यूल में 1 से लेकर के 3 तक क्या हो सकते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। तो बेटा ये स्ट्रक्चर था। अब बात बेटा, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो प्रेजेंट होता है, इनकी यहाँ पे जो ना कुछ जगह खाली होती है। लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इस तरीके से कुछ जगह खाली होती है, जिस जगह का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। वैकेंट जगह होती है, खाली जगह होती है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है लेडिक सेल। क्या कहा जाता है? लेडिक सेल कहा जाता है। इन लेडिक सेल का काम होता है एक हार्मोन्स निकालना। इनका काम क्या होता है? हार्मोन का सिक्रीशन करना। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिक्रीट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इसको क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम और भी होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरॉन नाम होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करने के लिए लेडिक सेल होती है। कहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। बेटा इतनी बात जब समझ में आ जाती है तो अभी तक तो हम लोग को क्या देखना था? हमको बनाना क्या है? हमको बनाना है स्पर्म। हमको क्या बनाना है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, वो यहाँ पे होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। बेटा जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। एक सेल जो होती है जिसका नाम होता है विजेटेटिव सेल। क्या नाम होता है? विजेटेटिव सेल नाम होता है। दूसरी सेल होती है जिसका नाम होता है जर्म सेल। एक सेल होती है विजेटेटिव सेल, दूसरी सेल होती है जर्म सेल। विजेटेटिव सेल जो होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सपोर्टिव सेल होती है। नरिशमेंट यानी कि फूड प्रोवाइड कराती है किसको? जर्म सेल को। यानी कि ये कौन सी सेल होती है? सपोर्टिव सेल होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होती है। ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कराती है जर्म सेल को। जर्म सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद इसी के अंदर क्या बन जाता है? स्पर्म बन जाता है। इसी सेल से क्या हो जाता है? स्पर्म बन जाता है। और स्पर्म जब बन जाते हैं तो वो इस तरीके से हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में इस तरीके से फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि बन करके कहाँ पे आ जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। अब बेटा मान लीजिए यहाँ से हटते हैं और आते हैं, जैसे ही हमारा स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आता है, वहाँ से मूव करके कहाँ पहुँच जाता है? रीट्री टेस्टिस में। कहाँ पहुँच जाता है? रीट्री टेस्टिस में पहुँच जाता है। रीट्री टेस्टिस के बाद वो स्पर्म मूव करता हुआ वास डिफरेंशिया में आता है। वास डिफरेंशिया से वास डिफरेंशिया में आता है। वास डिफरेंशिया से मूव करता हुआ आता है कहाँ पे? पहली ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल में। सेमाइनल वेसाइकल में पहुंचने के बाद वो थोड़े समय के लिए वहां पे करता है रेस्ट और अपने आप में क्या करता है? अपने आप को मेच्योर कराता है। वो थोड़े समय तक सेमाइनल वेसाइकल में रेस्ट करता है, अपने आप को मेच्योर कराता है और मेच्योर कराने के बाद वो स्पर्म आगे मुड़ के आता है और कहाँ पहुंच जाता है? यूरेथ्रा में। जैसे ही वो यूरेथ्रा में पहुंचता है, यूरेथ्रा में पहली ग्लैंड जो होती है जिसे आप लोग क्या कहते थे? प्रोस्टेट
प्रोस्टेट ग्लैंड कहते थे। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन करती है, मिल्की सिक्रीशन करती है। उस मिल्की सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम, पोटेशियम, यानी कि डिफरेंट न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म। स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो हमारी काउपर्स ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ये कुछ विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करती है, यानी कि हमारे यूरेथ्रा को मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, हमारे यूरेथ्रा को विस्कस बनाए रखने के लिए विस्कस लिक्विड सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से पाथ जो होता है वो विस्कस बना रहता है। साथ में एल्कलाइन इन नेचर होता है, जिसकी वजह से पाथ जो होता है वो एल्कलाइन होता है। और इस तरीके से कॉपुलेशन के समय जब स्पर्म क्या कॉपुलेट कर रहा होता है, अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेट कर रहा होता है, तो स्पर्म जो होता है वो सेमाइनल वेसिकल से निकल करके यूरेथ्रा के थ्रू फीमेल जेनाइटेरिया में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज कर दिया जाता है। तो बेटा यहां तक अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म रिलीज हो गया, यानी कि स्पर्म बना कहां? स्पर्म बना जर्म सेल से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद वो रिटी टेस्टिस वास डिफरेंशिया से होता हुआ सेमाइनल वेसिकल में आया, थोड़े समय तक रेस्ट किया, न्यूट्रिशन किया, अपने आप को मैच्योर किया। उसके बाद कॉपुलेशन के समय ये ग्लैंड और ये ग्लैंड ने अपना केमिकल्स रिलीज किया, जिसकी वजह से पाथ जो हो गया वो एल्कलाइन हो गया और साथ में विस्कस हो गया। अब स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है और आकर के फीमेल जेनाइटेरिया में रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो बेटा जहाँ यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, स्पर्म अगर बन रहा है तो आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि कोई गैमीट अगर बन रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। और यहाँ पे स्पर्म बन रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म रिलीज होता है। स्पर्म रिलीज होने के बाद, स्पर्म निकलने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? सेमाइनल वेसिकल में पहुंच जाता है। उसके बाद फिर स्पर्म जो होता है वो कहाँ पे छोड़ दिया जाता है? फीमेल जेनाइटेरिया में। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल जेनाइटेरिया में रिलीज किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन, यानी कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर आप कह सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू वेजाइना आर कॉल्ड इंसेमिनेशन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म को रिलीज करना क्या कहलाया है? इंसेमिनेशन कहलाया है। और स्पर्म का बनना क्या कहलाया है? स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और बेटा स्पर्म जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल के कहाँ पे? रिटी टेस्टिस में पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मिएशन। तो तीन टर्मिनोलॉजी आप लोग याद करिएगा। एक बात होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद क्या होता है? स्पर्म फॉर्म्ड हो गया तो स्पर्म कहाँ से? टेस्टिकुलर लोव्यूल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर के रिटी टेस्टिस में आएगा। पहला ये हो गया। दूसरा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू रिटी टेस्टिस, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन के बाद थर्ड स्टेप होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन कहा जाता है स्पर्म को रिलीज कर दिया जाए फीमेल जेनाइटेरिया के अंदर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। आपने क्या देखा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपने देखा टेस्टिस होती है। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है स्पर्म और कहाँ पहुंच जाता है? फीमेल जेनाइटेरिया के अंदर। यानी कि अभी हम लोगों ने स्पर्म बनाया और स्पर्म को कहाँ पहुंचा दिया? फीमेल जेनाइटेरिया के अंदर पहुंचा दिया। तो बेटा अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो स्पर्म जो फीमेल जेनाइटेरिया में इंटर किया हुआ है वो आगे जाकर के किसको पाएगा? ओवा को पाएगा, यानी कि फीमेल गैमेट को पाएगा और उसके साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बना करके, एम्ब्रियो बना करके नए बेबी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक बेटा, तो अगली क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे जो फीमेल गैमीट होता है वो कहां पे बनता है और किस तरीके से जाकर के उसका मिलाप या वो जो मेट करता है
स्पर्म से वो कहाँ पे किस जगह पर किस तरीके से मेट करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और क्या, बस इतना करते हैं, बाकी अगली क्लास में। ठीक है, हाँ एक काम करिए आप लोग, पढ़िए, पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर पीछे से जो क्वेश्चंस आपको अपने चैप्टर से नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछते रहिए और पढ़ते रहिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है बेटा, ओके, क्लास फिनिश कर।